यदि आप चाहते हैं आपको शुगर यानी डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी, मधुमेह जैसी बीमारी आपको ना हो, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। डायबिटीज़ बहुत कॉमन होते जा रहा है, इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हर एक जो पर्सन 30 प्लस है, 40 प्लस है, उनको डायबिटीज़ जो है बन चुका है ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम कह सकते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन मोस्टली उन लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है। यदि आपके मदर फादर को है या आपको बुआ चाचा चाची जो प्राइमरी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, उनको यदि डायबिटीज़ है, आपके खून में यदि डायबिटीज़ है, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली हिस्ट्री में यदि डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ शुगर की बीमारी होने के चांसेस जो है 70% बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिसके चलते आप टोटली जो है डायबिटीज़ होने से खुद को बचा सकते हैं। देखिए, डायबिटीज़ होता क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डायबिटीज़ होने का खतरा उन लोगों को होता है जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। नॉर्मली इंसुलिन क्या करता है, जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक जो हम करते हैं वो ब्रेक डाउन होने के बाद में जो ग्लूकोज बनता है, वन ऑफ द टाइप ऑफ शुगर, वो शुगर को वो सेल्स के अंदर में भेजने का काम करता है। इंसुलिन एक हार्मोन ही होता है। तो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, यदि हम उसका काम बढ़ा देते हैं, उस पर ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं, या हमारे जीन्स में है, या हम कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जो इंसुलिन के काम में जो है बाधा पैदा कर रहा है, इन चीज़ों से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना है, माने आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट होने से खुद को बचाना है। ये फर्स्ट प्राइमरी स्टेज होती है। कई लोग बोलते हैं डायबिटीज़ होने की फर्स्ट प्राइमरी स्टेज होती है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक के पहले ही इंपॉर्टेंट होता है इंसुलिन की लेवल। यदि बॉडी में ये डिग्री वाइज होता है, कई लोगों में जो है कम डिग्री वाला इंसुलिन लेवल रेजिस्टेंस होता है, कई में ज़्यादा। जिनको ज़्यादा वो माने उनका डायबिटीज़ बनने का चांसेस 100% हो जाता है। तो रेजिस्टेंस हुआ है, तो इंसुलिन का काम क्या था? इंसुलिन जो डाइजेशन के किस प्रोसेस में इन्वॉल्व था, तो जैसे हम पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो भी हम अनाज वाली चीज़ें खाते हैं, बेसिकली अनाज की चीज़ें जब ब्रेक डाउन होती हैं तो उसके बाद में क्या बनता है, ग्लूकोज, वन ऑफ द टाइप ऑफ शुगर। तो इंसुलिन का काम क्या रहता है, इस ग्लूकोज को जो अनाज के ब्रेकडाउन से बनी है, उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर में भेजने का काम रहता है। अब यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यदि हमें डायबिटीज़ होता है, तो ये इंसुलिन अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता है। जो सेल्स में जाना चाहिए ग्लूकोज, वो सेल्स में नहीं जाकर वो ब्लड में वही रहता है, और पूरे जो ब्लड क्या होता है, कैरियर होता है न्यूट्रिएंट का, वो सारे ऑर्गन्स को जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। वहाँ में से पूरा वेस्ट जो है लाकर लिवर और किडनी पर दे देता है, और जिसके बाद में बॉडी उसे किडनी जो फिल्टर करके उसको बाहर फेंक देती है वेस्ट को। अब ये दिक्कत हो रही है कि आपने क्या जो इंसुलिन जो है प्रॉपरली उसे ये नहीं कर पाता है, जो सेल्स के अंदर में नहीं भेज पा रहा है, या फिर सेल्स के अंदर में भेजने के लिए वो असक्षम है, सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, कैपेबल नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी कम हो चुकी है, बहुत कम मात्रा में वो अंदर सेल्स में भेजने के लायक होता है। तो हमें क्या करना है, इंसुलिन के ऊपर में लोड आ रहा है कार्बोहाइड्रेट के खाने से, तो यदि हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है, यदि हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिसमें मानो आप सिंपल रोटी खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, या हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, इसकी तुलना में रिफाइंड चीज़ों की तुलना में रिफाइंड चीज़ों से वो हटा दिया जाता है, इसीलिए ब्रांड्स वाली चीज़ें हैं, या फिर जो भी दलिया जो बोलते हैं ना, बाजरे का दलिया, गेहूं का दलिया जो होता है, शुगर के पेशेंट के लिए अच्छा होता है। अब ये जो रोटी है, यदि इसमें फाइबर नहीं है, तो ये रोटी क्या होगी, खाने के बाद में जैसे ही हम खाना खाएंगे, ये तत्काल में नीचे आ जाएगी, जल्दी से इसका डाइजेशन हो जाएगा, प्रॉपरली इसका डाइजेशन हो जाएगा, और इंसुलिन पे तत्काल में काम करने का जो है प्रेशर आ जाएगा कि जो भी आपने अनाज वाली रोटी खाई है, जो भी रिफाइंड खाना आपने खाया है, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर, जिसमें भी मैदे वाली चीज़ें, जिसमें कि बिल्कुल भी ब्रांड नहीं है, मतलब बिल्कुल भी उसमें फाइबर नहीं था, तो बहुत जल्दी जो है उसकी शुगर बन जाती हैं, और इंसुलिन पे काम आ जाता है उसको तत्काल में सेल्स में भेजने का, और एक समय में बहुत ज़्यादा जो है ग्लूकोज बन जाता है। लेकिन वहीं आप यदि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यदि आप लेते हैं, मानो आपने दलिया भी खा लिया, तो दलिया में जो फाइबर होने के कारण,
स्पेशली उसमें फाइबर होने के कारण जो ये जल्दी से यहाँ पे आ गई है, ग्लूकोज बन के रेडी हो गया था रोटी का, नॉर्मल रोटी का, रिफाइंड चीज़ों का। तो दलिया होने के कारण, उसमें फाइबर होने के कारण ये थोड़ा थोड़ा टाइम लेता है और धीरे 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 शुगर छोड़ता है। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे शुगर आ रही है और इंसुलिन धीरे धीरे वो जो है ग्लूकोज सेल्स के अंदर में भेज रहा है। मतलब जब हम रिफाइंड चीज़ें खा रहे हैं तो तत्काल में जो है ग्लूकोज बन रहा है, तत्काल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज आ रहा है और इंसुलिन अनेबल है, कैपेबल नहीं है वो सेल्स के अंदर में भेजने के लिए। लेकिन जब भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब हम लेंगे तो वो धीरे धीरे शुगर रिलीज करेगा और इंसुलिन धीरे धीरे वो सेल्स में भेजने का काम करेगा। तो यही फंडा है। अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फाइबर आ गया, सॉरी इसकी वजह से वो थोड़ा धीरे धीरे हो गया। इसके साथ में यदि हम सलाद मिला देते हैं, इसमें साथ में हम यदि प्रोटीन मिला देते हैं, सलाद ज़्यादा मिला देते हैं, प्रोटीन ज़्यादा मिला देते हैं, रोटी की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, तो और ज़्यादा धीरे 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 उसके शुगर जो है रिलीज़ होती रहेगी। तीनों की कंपैरिजन में यदि हम देखते हैं, पहला रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट तत्काल में डाइजेस्ट हो जाता है, तत्काल में ब्रेक डाउन होकर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक टाइम में ग्लूकोज बन जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने से क्या हो रहा है, थोड़ा सा धीरे 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 उसका ग्लूकोज बन रहा है और इंसुलिन जो है धीरे धीरे सेल्स में भेज रहा है। तीसरा, अपने खाने में प्रोटीन रखा, खाने में अपने रेशे वाली चीज़ें रखी, सब्जियां ज़्यादा रखी, सलाद की मात्रा बढ़ा दी, तो और ज़्यादा ये धीरे 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 इसकी ग्लूकोज बन रहा है और इसका जो इंसुलिन का वर्क है वो ऑलमोस्ट थोड़ा रिलैक्स तरीके से, कूल तरीके से जो इंसुलिन है, सिंपल है। देखिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी पार्ट होते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं, यदि उसमें से किसी एक का पर कोई खराबी आती है, किसी एक में कुछ गड़बड़ हो जाती है और जिसके चलते आपको उस पार्ट का सर्जरी कराना पड़ता है, तो आप खाने में कुछ ऐसी चीज़ें डालिए जिसके थ्रू वो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम नहीं करेगा और उसको हील करने के लिए टाइम मिल सकता है। जैसे यदि आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फाइबर को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, अपने आप जो है उसको किसी भी प्रकार का काम नहीं होने की वजह से और अच्छे मेडिकेशन होने की वजह से जो है इंटेस्टाइन हील करने के लिए कम टाइम लेगा और अच्छा मजबूत बनने के लिए उसको बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएगा। सेम उसी तरह यदि इंसुलिन का वर्क हम जितना कम कर सकते हैं उतना कम करते हैं तो इंसुलिन यानी कि रेजिस्टेंस, और चाहे आपको डायबिटीज़ भी हो गया हो, यही फंडा है। सभी लोग आपको बताते नहीं हैं, लेकिन जितने भी डायबिटिक क्यूर की बातें करते हैं वो इंसुलिन पे ही वर्क करते हैं, यही फंडा अपनाते हैं और इंसुलिन डायबिटीज़ को रिवर्स करते हैं। वो इंसुलिन को रेस्ट देते हैं, इंसुलिन का काम थोड़ा कम कर देते हैं। खाने की क्वालिटी में वो सिर्फ आपको जो है रेशे वाली चीज़ें या फिर जितना ऐसा कार्बोहाइड्रेट आपको बताते हैं खाने के लिए जिसको कम ग्लूकोज बने और जो इंसुलिन का कार्य थोड़ा कम हो। तो ये आपने खाने की बातें समझ ली। दूसरा, यदि खाने में जो खान पान हम लेते हैं तो न्यूट्रिएंट्स के लिए लेते हैं, विटामिन्स मिनरल्स के लिए लेते हैं और शरीर को मजबूत बनाने के लिए लेते हैं। यदि ये सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम स्टेट में यदि रहती है तो सब स्मूथली चलता है। लेकिन यदि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी यदि होती है, स्पेशली मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी यदि हमें होती है या शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम है, तो ये चीज़ें लीड्स करती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाने के लिए। इसलिए खाने में विटामिन्स मिनरल का भरपूर होना बेहद ज़रूरी है। तो आप जो मैग्नीशियम रिच फूड्स होते हैं, नट्स और सीड्स काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं, जिंक मैग्नीशियम अच्छा होता है इसमें, पम्पकिन सीड्स। तो डेली जो आप आलमंड्स और वॉलनट लेते हैं, साथ में सीड्स को भी आप जो है भिगाकर डेली इसका सेवन करें। इसमें आपको प्रोटीन, फाइबर, गुड फैट्स भी मिलता रहेगा। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं या प्री डायबिटिक पेशेंट हैं, तो जिस तरह से आप बादाम और अखरोट खा रहे हैं उसके साथ में पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है, एक एक चम्मच इनको भी रात भर भिगाकर सुबह, हो सकता है तो साल में एक बार अपनी ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड जांच जरूर करवाइए। इससे क्या पता चलेगा, आपको किसी चीज़ की कमतरता होगी तो आप उसको सप्लीमेंट्स के द्वारा आपूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो वेजिटेरियन, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन पीपल होते हैं उन्हें B12 की समस्या हो सकती है, या स्पेशली मैग्नीशियम की यदि आपकी बॉडी में कमी आती है, तो मैग्नीशियम की लेवल यदि कम हो जाती है ब्लड में, तो ये भी लीड करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए कंप्लीट ब्लड जांच करना इम्पॉर्टेंट होता है। और बॉडी का जो पूरा खेल है हमारे ब्लड के अंदर ही होता है, ब्लड में, लिम्फ में, क्योंकि ये जो होते हैं ब्लड और लिम्फ जो है, ये ब्लड में जो है ये हमारे बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का काम
काम करते हैं और साथ ही में जो वेस्ट होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, वो बॉडी से पूरा कलेक्ट कर कर लीवर में जो जाता है, और उसके बाद में किडनी के थ्रू वो बाहर चला जाता है। और यदि हमारे ब्लड में कुछ दिक्कत होती है, इक्विलिब्रियम उसका यदि गड़बड़ जाता है, तो वो प्रॉपर जो वेस्ट जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, बॉडी में एक्युमुलेट होता रहेगा, जिसके चलते हमें डिसीज़ होने की संभावना होती है और साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। इसीलिए हम कंप्लीट ब्लड जांच करते हैं तो उसमें हमें विटामिन और मिनरल का स्टेट पता चलता है, लिपिड प्रोफाइल भी उसमें आ जाता है, या आपको कोई अदर इश्यूज़ है, थायराइड इश्यूज़ है, ये सारे जो होते हैं ना कंप्लीट बॉडी टेस्ट में आ जाते हैं। आप डेफिनेटली साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार, तो भी 30+ यदि आप हैं तो डेफिनेटली आपको करना बेहद ज़रूरी होता है। यदि हम खान पान भी उतना लेते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो डाउन चलता है, और हम पूरा खाना, मतलब जितना हम खाना खा रहे हैं, हम कितना भी हेल्दियर खाना खा रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारे गुण जो है हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होंगे। उसमें से 50% 60% एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद में वेस्ट चला जाता है। विटामिन B12 की समस्या इसीलिए आती है क्योंकि इसका जो इनटेक है, मतलब इसका बॉडी को लगने का 2 तरीका है। एक तो आप B12 खाते अलग है और शरीर में लगने वाली बात जो होती है अलग होती है। इसको यदि आप बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं तो B12 के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपकी बॉडी के अंदर में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है तो आप मर्जी चाहे आप B12 का इंटेक कर लीजिए, लेकिन आपको जो डेफिशिएंसी हुई है B12 की, वो कमतरता किसी भी प्रकार से पूरी नहीं की जा सकती है। इसीलिए इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए जो है बॉडी के अंदर की गट हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए प्रोबायोटिक का सेवन ज़रूर करें। प्रोबायोटिक के चलते वहाँ पे गुड बैक्टीरिया रहेंगे, गुड बैक्टीरिया के चलते वहाँ पे B12 जो है इंट्रिंसिक फैक्टर लेवल बढ़ेगा, और साथ में जो आप B12 ले रहे हैं उसका भी लेवल अप होते रहेगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं आपको डायबिटीज़ ना हो तो मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कैल्शियम, विटामिन डी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखा जाए तो सारे न्यूट्रिएंट्स काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं, लेकिन स्पेशली यदि हम बात करें तो ख़ास तरीके से जो है मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन्स जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट बना सकता है। तो आप इसकी जांच करके जो है लेवल अप कर सकते हैं। और उसके अलावा सप्ताह भर में भले ही आप वीकली पूरे दिन एंगेज रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपको वीकेंड हो सकता है, पूरे दिन का हॉलीडे आपको मिल सकता है। उस दौरान क्या करिए, अपनी बॉडी के लिए एक दिन ज़रूर दीजिए, एक एक दिन में से 1 घंटा आप दीजिए, और उस दौरान आपको करना है रेजिस्टेंट एक्टिविटी। रेजिस्टेंट एक्टिविटी हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना बॉडी के वो जो पार्ट है वो मजबूत बनते रहेंगे। इसलिए वेट लिफ्टिंग वाला जो है, घर में यदि आप डंबल्स ला के रखते हैं तो आप डंबल से वर्कआउट कर सकते हैं, वेट लिफ्ट कर सकते हैं। यदि आपके घर में डंबल्स नहीं है तो सिंपली कुछ भी जो वेट होते हैं, 2 बॉटल्स लेकर भी आप वेट जो है, रिपिटेशन मैटर करता है वेट लेकर, तो वो आप कर सकते हैं। या सिंपली संडे को आप जो है, जब भी आपका ऑफ रहता है, एक दिन आप जिम जा सकते हैं, या घर पे ही आप वेट लिफ्टिंग का सामान लाकर घर में ही अच्छे से जो है आप वेट लिफ्टिंग या रेजिस्टेंस एक्टिविटी कर सकते हैं। बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, और हर 30+ जो अभी हुए हैं उन्होंने इसको करना अपने डेली मतलब दिनचर्या में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, यदि आप चाहते हैं आपको डायबिटीज़ ना हो, क्योंकि आफ्टर 30 ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो वो बहुत मेजरली बचपन में ही आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है होते ही नहीं, इंसुलिन उनके बॉडी में होती नहीं, वो अलग बात है। अब ये जो है इंसुलिन के लेवल बढ़ जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसके चलते आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो हम टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे करें, इस बारे में बात कर रहे हैं। एक्टिव रखना है, फिजिकल परफॉर्मेंस आपका बढ़ाना है, जितना हो सके बॉडी को जो है मूवेबल रखना है। सेकेंड, खाने की गुणवत्ता सुधारना है, उसमें आपको रेशे वाली चीज़ें और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके खाने में होना चाहिए। तीसरा, आपको न्यूट्रिशन की पूर्ति होनी चाहिए, जैसे मैग्नीशियम है, B12 है, या अदर विटामिन भी, विटामिन डी है, कैल्शियम है, इन सारी चीज़ों का इंटेक प्रॉपरली होना चाहिए। इसके अलावा रेजिस्टेंस एक्टिविटी, जो भी एक्सरसाइज होती है रेजिस्टेंस वाली, वो आप वीकली एक बार तो भी करना चाहिए, और हर दिन 5 मिनट का मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी को अच्छा हाइड्रेट रखिए, और क्रोनिक इमोशनल स्ट्रेस भी लीड करता है इंसुलिन रेजिस्टेंट की तरफ। इसीलिए जितना हो सके स्ट्रेस और स्पेशली इमोशनल स्ट्रेस से खुद को रिकवर करें। इसके लिए आपको बेस्ट होगा आप एक दिन योगा कर सकते हैं, या डेली के हिसाब से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और खुद के इमोशंस
पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको बस ये 5 चीज़ें करनी है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट में इंक्लूड करना है, बॉडी को बहुत ज़्यादा मूवेबल करना है। दिन भर में आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है तो उस बीच आप जंपिंग जैक्स 1-2 मिनट के लिए भी आप लगाते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। सेकेंडली थर्डली आप खाने की गुणवत्ता बढ़ाइए, उसमें फाइबर रेशे वाली चीज़ें होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, साथ में विटामिन्स अच्छी मात्रा में होने चाहिए। और इसके अलावा जो है मेजरली जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का कारण होता है ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट का सेवन रखना है। आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। जिस तरह से आपका ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, उसी तरह से आप उसको कंटिन्यू रखिए। बस आपको जो है मात्राओं को बैलेंस करना है, कितनी मात्रा में आपको रोटी खाना है, कितनी मात्रा में आपको सब्जी खाना है। सब्जी जो है रोटी की मात्रा में दुगनी कर दीजिए और सलाद को रखिए। और हर मील में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सब्जियां होना चाहिए, दूसरा प्रोटीन का कोई भी एक सोर्स होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके यदि आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा ही नहीं।